नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट प्रीति शर्मा और आज मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से लॉ से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी, चाहे वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, सिविल एंड क्रिमिनल। बट आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, और उस टॉपिक का नाम है एफआईआर। एफआईआर क्या है? एफआईआर वर्ड कहीं पे भी बीएनएसएस में प्रोवाइड नहीं किया गया है। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओनली एक जगह पे प्रोवाइड किया गया है। एफआईआर वर्ड डिफाइन है अंडर सेक्शन 230 बीएनएसएस में, ठीक है, विच सेज द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द एफआईआर टू द एक्यूज्ड। ठीक है, व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर स्टैंड फॉर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. It is the initially report filed by the police officer after receiving the information about a cognizable offences. First set the criminal justice process in a motion. अब इसको हम नॉर्मल भाषा में समझेंगे। कहीं पे क्राइम हुआ, कमीशन ऑफ क्राइम, आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं। पुलिस ऑफिसर एक इन्फॉर्मेशन जो आप देते हैं वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है जिसे हम एफआईआर कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम की क्या है, उसके पॉइंट्स क्या हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, एफआईआर की ज़रूरत है, एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हम एक चार्ट से समझेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे किडनैपिंग, मर्डर, रेप एट्सेट्रा। एंड नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंसेस जो होते हैं लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे डेफेमेशन, फॉर्जरी, assault, etc. FIR lodged only for the cognizable offences. Non-cognizable offences में FIR lodged नहीं होती है, only and only cognizable offences में। हम एक चार्ट से समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। क्राइम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले पुलिस एंड सेकंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट। पुलिस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस एंड सीरियस नेचर के ऑफेंसेस। लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जिनकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, और सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं जिनकी एफआईआर लॉन्च होती है, जिनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर्जरी है, चीटिंग है, डेफेमेशन है एंड असॉल्ट। एंड सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, डाउरी, डेथ। ठीक है, नाउ हम ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट का पॉइंट कवर करेंगे, जिसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या कंप्लेंट फाइल करते हैं सेक्शन 2H BNSS में। बट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो एफआईआर है उसको आप छोड़ नहीं सकते, एफआईआर मस्ट है। ठीक है, एंड व्हाई एंड हाउ टू फाइल एफआईआर? एफआईआर फाइल करने की ज़रूरत ही क्यों है? आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस स्टेशन वहाँ पे पर्सन को पकड़े और जेल में डाल दे, ऐसा कुछ नहीं। एफआईआर फाइल करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि उस समय उस पॉइंट पे अगर आपने कोई क्राइम होते देखा है, किस पर्सन को देखा है, उस जगह का नाम, उस समय का नाम, कि कोई भी पर्सन एलिबाई ना ले ले कि मैं उस समय इस डेट पे यहाँ नहीं था, उस समय मैं दिल्ली में नहीं था, मैं मध्य प्रदेश में था, मैं मध्य प्रदेश नहीं, मैं मुंबई में था, उस समय मैं अपने घर पे सो रहा था, उस समय मैं तो होटल में खाना खा रहा था, उस समय मैं तो अपनी दोस्त के साथ था, या मैं किसी ऑफिस कलीग के साथ था। तो इसलिए डेट, टाइम और नेम और जगह का जो भी है वो 1 by 1 एफआईआर में लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो आप नहीं लिखवाते हैं, कुछ भी टाइम प्लेस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलने से मुश्किल हो जाती है। इसलिए हाउ टू फाइल एफआईआर हम पहले इसको कवर करेंगे। सेक्शन 173 BNSS में लिखा है कि एफआईआर इज नेसेसरी टू इनिशिएट अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बिना एफआईआर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, इट कैन बी फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन वेयर द क्राइम अकर्ड। आप के आसपास में कहीं क्राइम हुआ है तो उस एरिया का जो जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन पड़ता है, उस एरिया का जो जुरिस्डिक्शन में पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जाके एफआईआर करा सकते हैं। ठीक है, द कंप्लेनेंट शुड प्रोवाइड ए डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट करी है, ठीक है, वो जाके A to Z पुलिस स्टेशन में उसकी डिटेल बताएगा कि ये पर्सन का नाम था,
इस पर्सन की हाइट इतनी थी, ये पर्सन इतना एजड लग रहा था, ये पर्सन ऐसा दिखने में था, ये पर्सन ऐसा था, उसका नाम नहीं पता तो उसका लुक बताना या कुछ भी XYZ, ताकि पुलिस स्टेशन में जाके जब आप वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरली कर सके। ठीक है। पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने के बाद पुलिस वाले ऑफिसर जो होते हैं वो आपको एक कॉपी प्रोवाइड करते हैं और आपके सिग्नेचर्स भी ले लेते हैं। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं FIR के? इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है उसको जाके आप अपना इंफॉर्मेशन लिखाते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? ओरल एंड राइटिंग, रिकॉर्डिंग एंड सिग्नेचर, डिटेल इन द FIR, जो अभी मैंने थोड़ी देर में आपको बताया कि उस जगह तारीख क्या थी, जगह क्या था और समय क्या था, उसका नाम, उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस, क्या वो रेप था, क्या वो मर्डर था, क्या किसी ने कोई किडनैपिंग किया, हर तरह का वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस बताया जाए। नेम एंड डिटेल ऑफ द अक्यूज्ड, अगर आप उस अक्यूज का नाम और उसकी डिटेल जानते हैं वो भी FIR में मेंशन करी जाए। एंड विटनेस का नाम भी, कि जिस जिस लोगों ने वहाँ पे गुनाह होते देखा, जिस जिस लोगों ने वहाँ पे वो क्राइम होते देखा, उन सब की विटनेस के नेम भी। अब टाइम एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि किस दिन ये FIR हुई थी। ठीक है। सपोज आपका क्राइम हुआ 10 दिन पहले और आप FIR करा रहे हैं 2 महीने बाद, तो उनमें से तो कुछ चीज़ें आप भूल ही जाएंगे तब तक। तो इसलिए जितनी जल्दी आप कराएंगे उतना फ्रेशली आपको याद होगा वहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ था। राइट। कॉपी टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने इन्फॉर्मेशन दी वहाँ पे उसको एक कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी और एक कॉपी कंप्लेनेंट को। विदाउट अननेसेसरी डिले, डिले नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि क्राइम आज हुआ है, आप 2 महीने 4 महीने बाद उठ के आ रहे कि मैंने वो देखा था, उस फलाने बंदे ने फलाने को मारा था, ये मैंने होते हुए देखा था। तब तक ना तो विक्टिम को जस्टिस मिलेगा और जो अक्यूज्ड होगा तब तक वो कहाँ चला जाए किसी को कुछ नहीं पता। इफ डिले एनी रीज़न मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, अगर किसी कारण से वो डिले भी हो गया है तो उसका रीज़न एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑफेंडर जो है वो भाग ना जाए, भगौड़ा ना हो जाए, किसी तरह से जो विटनेस को, जो एविडेंस है उसको टेम्पर ना करे, विटनेस को धमकाए नहीं और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्शन ना करे जिससे विक्टिम को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब सेक्शन 173 में 2 प्रोवाइसो दिए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू फीमेल्स, या तो उनमें अगर ये फर्स्ट प्रोवाइसो कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन देने वाली एक महिला है, विमेन है, इन सेक्शन में, ये स्क्रीन पे दिए हुए सेक्शन जो है 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, इन सेक्शंस में अगर रिपोर्ट कराने वाली महिला है, इंफॉर्मेशन देने वाली महिला है, तो उन केस में क्या हो कि एक जो पुलिस ऑफिसर है, फीमेल पुलिस ऑफिसर वही ही FIR लॉन्च करेगी, वहाँ पे मेल ऑफिसर FIR लॉन्च नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर एक विमेन मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है या किसी भी तरह का कोई चैलेंज है तो उन केस में पुलिस ऑफिसर उसके कन्वीनियंट प्लेस के हिसाब से और इंफॉर्मेशन वीडियोग्राफ भी कर सकता है। किन सेक्शंस में? सेक्शन 75, 76, 77, 78, 79 एंड 124। आपकी स्क्रीन पे ये सेक्शंस दिए हैं, आप इसको थॉरली बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं कि इन सेक्शंस में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। अब कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, मैंने इसमें 5 लैंडमार्क केसेस दिए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996, रमेश कुमारी वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली 2006, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस VV पांडुरंगा राव 2009 एंड लास्टली ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2014. This case is very very important.
रिलेटेड टू किडनैपिंग, एक माइनर चाइल्ड का किडनैपिंग हो जाती है। तो इस केस में जो उसका चाइल्ड का बाप होता है, फादर होता है, वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो पुलिस स्टेशन वाले उनकी रिपोर्ट को रिफ्यूज़ कर देते लिखने से, कहते हैं हम नहीं लिखेंगे। देन वो हायर अथॉरिटी के पास जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो हायर अथॉरिटी में भी वो बोलते हैं कि हम इसकी प्रिलिमिनरी इसकी इंक्वायरी करेंगे, कुछ करेंगे। एंड उसके बाद वो नताश होके, हराश होके वो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है कि भाई मेरा बच्चा मिसिंग है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक रिट फाइल करती है, जिसमें आर्टिकल 32 में, जिसमें हेबियस कॉर्पस एक रिट फाइल की जाती है, जिसमें जो टू प्रेजेंट अ मिसिंग चाइल्ड, कि आप जो मिसिंग चाइल्ड है उसको प्रेजेंट किया जाए। तो तुरंत उसकी बिना डिले किया एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन। तो दिस केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका केस का फैक्ट्स और इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो मैं उसके बारे में आपको ऐड भी कर दूँगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ एफआईआर इज इफ़ रिफ्यूज्ड। अगर एफआईआर रिफ्यूज्ड हो जाती है किसी भी तरह से, पुलिस ऑफिसर नहीं उसको लॉन्च करता है, तो आप क्या कर सकते हैं। इफ़ पुलिस रिफ्यूज टू फाइल एन एफआईआर, आप किसको करें अप्रोच, हायर पुलिस ऑफिशियल, उससे ऊपर जो एसपी है एंड डीएसपी है। फाइल अ कंप्लेंट विद द मजिस्ट्रेट, आप मजिस्ट्रेट के पास भी जाके फाइल कर सकते हैं। सीक लीगल असिस्टेंस। अब मैं कुछ सेक्शंस बोल रही हूँ जिसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेक्शन 173 बीएनएसएस कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास जाए और एफआईआर लॉन्च करें। सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, बीएनएस कहता है कि एसपी और डीएसपी के बारे में बात करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है तो आप एसपी और डीएसपी के पास जा रहे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर सकता है हिमसेल्फ, और डीएसपी किसी पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि आप यहाँ पे जाए और देखें कि यहाँ पे क्राइम हुआ था, और हुआ था तो उसकी एफआईआर लॉन्च करें। सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस कहता है कंप्लेनेंट टू द मजिस्ट्रेट, आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर मे और मे नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये मजिस्ट्रेट की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब सीरियसनेस क्या है, अगर आपने एफआईआर फाइलिंग एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं किसी तरह की, तो आपको 7 साल की सज़ा है। आपने ऐसे गलत किसी का भी नाम लेके वहाँ बोल दिया कि इस पर्सन ने उसको मारा है और उस पर्सन ने इसको मारा है, और वहाँ पे आपने बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि सेक्शन 217 बीएनएस एंड 248 बीएनएस में एक्सप्लेन किया गया है। अब ये तो सारी मैंने आपको लिस्ट बताई थी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अब बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी पर्सन को। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अरेस्ट कर लिया, आपने फॉर्जरी करी थी, आपने चीटिंग करी थी, आपने किसी पे मानहानि का केस डाल दिया, आप उठा के उसको पुलिस स्टेशन में रख। नो, आपके पास एक वारंट होना चाहिए मजिस्ट्रेट का, रिटर्न में लिखा हुआ, तब आप जाके उस पर्सन को पकड़ सकते हो और कस्टडी में ले सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नीड द मजिस्ट्रेट परमिशन के बिना नहीं हो सकता। अब एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, क्या एफआईआर एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या कॉर्पोरेटिव है। तो जो एफआईआर है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो कॉर्पोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है उसे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन भी किया जा सकता है, जिसको हम कुछ पॉइंट्स में हम अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे। अब हु कैन फाइल एफआईआर, विक्टिम जिसके साथ घटना हुई, जिसके साथ कोई वो क्राइम हुआ, वो फाइल कर सकता है। जिसने क्राइम होते देखा वो कर सकता है, या विक्टिम की कोई फैमिली पर्सन भी कर सकता है, या पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है अगर उसने भी डायरेक्ट क्राइम होते हुए देखा है। ठीक है। व्हाट इज कंसीडर एज एन एविडेंस, इंफॉर्मेशन एफआईआर इन्वेस्टिगेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं है।
अब कॉर्पोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कॉर्पोरेशन क्या होता है? सपोर्टिंग एविडेंस 160 BSA एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्रॉस एग्जामिनेशन 158C BSA। स्टेटमेंट एंड एविडेंस इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन इन FIR, इसको रिलायबल किया जा सकता है। बट क्रॉस एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट एंड एविडेंस इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन इन FIR, नॉट रिलायबल। वाई? FIR के टाइम पे आपने अलग स्टेटमेंट दे दी कि X ने Y को मारा था, कोर्ट में जाके आपने बोल दिया कि नहीं ये पर्सन वहाँ पे था ही नहीं, इसकी जगह इसका ये पर्सन था। विटनेस ने भी अलग से स्टेटमेंट दे दी कि हम वहाँ पे थे ही नहीं और ये पर्सन नहीं था, और गाड़ी की जगह स्कूटर था, स्कूटर की जगह साइकिल था। कुछ भी, किसी भी तरह के स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा? ये रिलायबल FIR का जो स्टेटमेंट है वो रिलायबल नहीं होगा अनटिल अनलेस आपको कोई डॉक्यूमेंट्री आप ढूंढते हैं, वहाँ पे कुछ आपको मिल जाता है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाता है। ठीक है। अब कॉर्पोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्सन फाइलिंग द FIR। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? FIR इज नॉट अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट ओनली वन एक्सेप्शंस, डाइंग डिक्लेरेशन इज इक्वल टू सब्सटेंटिव एविडेंस बिकॉज इज द बेस्ड ऑफ ऑन द मैक्सिम। इस मैक्सिम के पे बेस्ड है। अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। ठीक है। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलेगा, ये कहावत है। तो अगर वो मर रहा है तो वो मरते मरते तो झूठ नहीं बोलेगा अनटिल अनलेस उसको किसी पर्सन से इतनी खुंदस है कि वो मरता मरता बोले। बट लॉ के हिसाब से मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलेगा, और वो अपने मेकर्स को जो वहाँ पे ऊपर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं उनके साथ जाके क्या बोलेगा। तो उस बेस पे ये एक मैक्सिम है कि वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि सब्सटेंटिव उस समय हम इसको डाइंग डिक्लेरेशन के केस में इसको एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान लेते हैं, वैसे नहीं माना जाता है। इफ़ एक्यूज्ड हिमसेल्फ फाइल FIR, अगर एक्यूज खुद ही जाके बोलता है कि मैंने इसको मारा है, तो क्या वो कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है या नहीं है? तो इसको हमने एडमिट करता है तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कन्फेशनल में हो गया एडमिट टू द क्राइम इज इक्वल टू नॉन एविडेंशियरी वैल्यू, एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। कहाँ मेंशन है? सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 BSA में। नॉन कन्वेंशनल में क्या है? एविडेंशियरी वैल्यू सेक्शन 19 BSA। उसका इंटेंट क्या था, क्यों मारना चाहता था, प्रिपरेशन उसके क्या था, मोटिव क्या था, उसका मोटिव इस्टेब्लिश्ड हुआ उससे या नहीं हुआ। ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965, मस्ट रीड इट। अगर एक्यूज खुद जाके कन्फेस करता है तो वो नॉट एडमिसिबल है, कन्फेस नहीं करता है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 19 BSA में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ीरो FIR और EFIR में क्या अंतर है? ज़ीरो FIR कैन बी फाइल्ड एनी पुलिस स्टेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। EFIR ऑनलाइन FIR रजिस्ट्रेशन एज पर योर कन्वीनियंस, हेल्प विक्टिम्स रिपोर्ट क्राइम्स क्विकली। एंड FIR को हम ज़ीरो FIR को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। फाइलिंग ऑफ FIR रिगार्डलेस ऑफ वेयर द क्राइम अकर्ड, अ रेगुलर, सपोज एग्जाम्पल, आपने क्राइम होते हुए देखा गुड़गांव में, ठीक है, और आपने वहाँ से निकल के आपने दिल्ली में आके उसकी FIR लॉन्च करा दी। आपने कहा कि मैंने सो एंड सो पर्सन को वहाँ पे ये होते हुए देखा है और ये क्राइम है और ये इंसिडेंट है और ये पर्सन है और ये उसका लुक है। आपने किसी भी अपने आसपास के पुलिस जब जहाँ आप पहुँचे वहाँ पे आपने जाके करा दी, तो उस पुलिस स्टेशन में जो FIR लॉन्च हुई उसको ज़ीरो FIR बोलते हैं। उसका कोई नंबर नहीं होता, उसका नंबर होता है 0000 FIR नंबर। बट वो जो FIR है जहाँ पे वो क्राइम हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, वो पुलिस स्टेशन उस FIR को उस पुलिस स्टेशन में भेज देता है और उस पुलिस स्टेशन वाले एक रेगुलर नंबर प्रोवाइड कर देते हैं
कि ये एफआईआर यहाँ पे घटना हुई थी, बट इसको लॉन्च वहाँ पे कराया गया और वहाँ के पुलिस स्टेशन ने, XYZ पुलिस स्टेशन ने जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे उस रिपोर्ट को भेजा गया और उस पर एक रेगुलर नंबर असाइन कर दिया गया। EFIR क्या होता है? ओनली ऑनलाइन फाइल होती है, एक पोर्टल है पुलिस स्टेशन का, उसमें जाके आप होम पेज पे जाके अपनी FIR, अपने जो भी घटना घटित होते देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिलेटेड, वहाँ पे आप इसकी FIR लॉन्च करा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको FIR के रिलेटेड दी गई जानकारी सही लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ और भी पॉइंट्स रह गए हैं, भूल गई हूँ, तो उसको मैं अगली वीडियो में दोबारा से डाल सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।